नमस्कार। ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारत के पहले रोबोटिक टेलीस्कोप ग्रोथ की पहली खोज, सुदूर अंतरिक्ष के अध्ययन की नई संभावनाएं खुली। वर्ल्ड वाइड वेब का 30वां वर्ष, हम देखेंगे कि 3 दशकों में सबसे पहले इंटरनेट पर सूचनाएं कैसे साझा होनी शुरू हुई और किस प्रकार ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। हमारे विशेष भाग में नेचर इंडिया की संपादक शुभ्रा प्रियदर्शनी से मुलाकात, विज्ञान संचार की बढ़ती आवश्यकताओं पर विस्तृत बातचीत। दिव्या कर्नाड फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। समुद्र के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार। आकाश हर समय शांत दिखता है, लेकिन सुदूर अंतरिक्ष में हर समय कुछ न कुछ घटित होता रहता है जिसकी जानकारी हमें नहीं होती। इन घटनाओं का समय तय होता है, यानी इनकी अवधि कुछ सेकंड से लेकर कुछ दिनों तक के लिए हो सकती है। कभी कभी ये घटनाएं सालों तक घटती रहती हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए भारत के लद्दाख के हानले स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला में ग्रोथ टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। सुदूर अंतरिक्ष की गतिविधियों के अध्ययन के लिए ग्रोथ भारत का पहला रोबोटिक टेलीस्कोप है। हाल में इसने एक ऐसे तारे की खोज की जिसकी चमक अचानक घटती और बढ़ती है। पेश है इस असाधारण टेलीस्कोप पर ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। भारत ने लद्दाख के हैमले में आकाश के निरीक्षण तथा अध्ययन के लिए हाई ऑल्टीट्यूड गामा रे टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप तथा शेरेनकोव टेलीस्कोप जैसे कई टेलीस्कोप लगाए हैं। ये जगह खगोलीय वेधशाला स्थापित करने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। यहाँ भारत ने टेलीस्कोप की निगरानी तथा क्रियान्वयन के लिए भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थापित किया है। ये वेधशाला लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से रात्रिकालीन आकाश में पदार्थों तथा घटनाओं का स्पष्ट दृश्य मिलता है। टेलीस्कोप की श्रृंखला में भारत ने ग्रोथ नामक पहले अनुसंधान टेलीस्कोप की स्थापना की है। ग्रोथ का पूरा नाम ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरीज वॉचिंग ट्रांजिएंट्स हैपन है। इस टेलीस्कोप के निर्माण में अमेरिका, ब्रिटेन तथा इजराइल ने योगदान दिया है। इस टेलीस्कोप का निर्माण अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाली वस्तुओं के अध्ययन के लिए किया गया है। सुदूर अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाली वस्तुएं सुपरनोवा की तरह कुछ समय के लिए चमकती है और फिर विलीन हो जाती है। इस घटना की अवधि कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों, कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या फिर कई सालों तक हो सकती है। इन्हें टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। हाल ही में इस टेलीस्कोप ने निहारिकाओं के झुंडों तथा M31N 2008 नामक तारों का पहली बार पर्यवेक्षण किया है। इन्हें कई बार चमकते हुए पाया गया है। अंतिम बार इनकी चमक नवंबर 2018 में देखी गई थी। This 70 centimeter robotic telescope is the first robotic telescope in the country, and it will be used for automated observations of transients. So I can see a lot of very interesting science coming out of this robotic telescope, which is a very small telescope, but I'm pretty sure it can yield a lot of good science in the future, especially on transients. ग्रोथ एक 70 सेंटीमीटर रोबोटिक टेलीस्कोप है। रोबोटिक टेलीस्कोप के 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य है तारों के विलय से होने वाले विस्फोट पर नजर रखना। गुरुत्वाकर्षण बल से खींचकर 2 तारे एक दूसरे के निकट आते हैं और उनका विलय हो जाता है। दूसरा सुपरनोवा विस्फोट का अध्ययन तथा तीसरा है आसपास के उल्कापिंडों का अध्ययन। ये टेलीस्कोप न सिर्फ भ्रमण करने वाली घटनाओं की तलाश करता है, बल्कि ये किसी खोज के 24 घंटे के भीतर दोबारा पर्यवेक्षण करने वाले सॉफ्टवेयर से भी लैस है। इस टेलीस्कोप का निगरानी क्षेत्र आम टेलीस्कोप की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक है। इसी विशेषता के कारण ये 1 सेकंड से भी कम समय में आकाश के एक भाग से दूसरे भाग की ओर अपना फोकस बदल सकता है। इसके अलावा इस टेलीस्कोप में लगे संवेदनशील कैमरे से दिन के समय में भी सूक्ष्म खगोलीय घटनाओं की तस्वीरें खींची जा सकती है। इस टेलीस्कोप की निगरानी भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बैंगलोर तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे करते हैं।
इस टेलीस्कोप से आकाश में अक्सर होने वाली घटनाओं की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW या वेब आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में एक है। इसमें दस्तावेज तथा अन्य वेब संसाधनों की सूचनाएं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स या URL के द्वारा एकत्र होती हैं, जो इंटरनेट पर उपलब्ध रहती हैं। 1989 में अंग्रेज वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी, जिससे आंकड़ों के आदान प्रदान की प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ तथा सूचनाओं के नए युग का आरंभ हुआ। आज इंटरनेट पर अरबों लोग वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इस वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब के 30 वर्ष पूरे हुए हैं। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। आज की तारीख में अधिकतर कार्यों के लिए हम कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं। तेज रफ्तार के साथ उपयोगकर्ताओं के अनुकूल विभिन्न स्तरों पर वैश्विक नेटवर्क प्रणाली दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों को जोड़ती है। इस विशाल प्रणाली में इंटरनेट से जुड़े 100 से अधिक देशों के बीच आंकड़ों का आदान प्रदान होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल अंग्रेज वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली 1989 में स्विट्जरलैंड में जिनेवा के निकट सर्न स्थित अपने संस्थान में सूचनाएं साझा करने की एक समस्या निपटा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। इस वर्ष मार्च में वेब की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। टिम बर्नर्स-ली ने पहले वेब ब्राउजर का इस्तेमाल 1990 में किया। टिम ने अपनी सोच के बारे में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अ प्रपोजल में विस्तार से बताया। अक्टूबर 1990 तक टिम ने 3 मूलभूत प्रौद्योगिकियां तैयार की, जो कि आधुनिक वेब का आधार हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये वेब की फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर एक प्रकार का अनोखा पता है जो वेब के हर स्रोत की पहचान करने में काम आता है। आधुनिक समय में इसे URL कहते हैं। HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूरी वेब दुनिया से जुड़े हुए स्रोतों को खोज निकालता है। वेब का विकास होने लगा तो टिम ने महसूस किया कि इसकी संभावनाएं तभी विस्तृत होंगी जब कोई भी कहीं भी बिना शुल्क दिए या अनुमति लिए इसका इस्तेमाल कर सके। 1990 के अंत तक इंटरनेट का पहला वेब पेज आ गया। वर्ष 1991 में सर्न से बाहर के लोगों को नए वेब समुदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। अप्रैल 1993 में जब इसे आम लोगों के लिए खोला गया तो दुनिया भर में इसे लेकर रचनात्मकता, सहयोग और खोज का ऐसा दौर आरंभ हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वर्ल्ड वाइड वेब या WWW ऑनलाइन सामग्रियों का एक नेटवर्क है जिसकी फॉर्मेटिंग HTML द्वारा होती है और जहां हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP के द्वारा पहुंचा जा सकता है। अधिकतर लोग वर्ल्ड वाइड वेब को ही इंटरनेट समझते हैं, जिसमें सभी वेब पेज, तस्वीरें, वीडियो तथा अन्य ऑनलाइन सामग्रियां होती हैं और जिन्हें वेब ब्राउजर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जबकि वास्तव में इंटरनेट नेटवर्क संपर्क होता है जिसके द्वारा हम ईमेल भेज सकते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंच सकते हैं। इसके आयाम लगातार बढ़ते गए और अब आपसी आदान प्रदान के लिए सोशल मीडिया तथा उपयोगकर्ता की सामग्रियां भी इसमें शामिल की जा सकती हैं, जिसके लिए तकनीकी ज्ञान की बहुत कम या बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में आधी दुनिया ऑनलाइन है। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शेष आधी दुनिया कहीं ऑफलाइन न रह जाए, ताकि समानता, अवसर तथा रचनात्मकता के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुल जाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक से लौटने पर हम आपको मिलवाते हैं नेचर इंडिया की संपादक शुभ्रा प्रियदर्शनी से और उनसे आज के युग में विज्ञान संचार के महत्व पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर का प्रकाशन सर्वप्रथम 1869 में हुआ था। भारत के लिए इस पत्रिका का विशेष ऑनलाइन संस्करण नेचर इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की रिपोर्ट छपती है। इस संस्करण में
भारत में विकसित वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के विकास के अलावा अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका पर जोर दिया जाता है। अपने कार्यक्रम के इस विशेष भाग में हमने नेचर इंडिया की संपादक शुभ्रा प्रियदर्शनी से बातचीत की, जिन्होंने नेचर इंडिया तथा विज्ञान संचार के महत्व को विस्तार से समझाया। देश के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है, लिहाजा आम लोगों में इससे संबंधित शोध तथा विकास की जानकारियों का प्रसार आवश्यक है। इन दिनों कम समय में ही लोगों को विस्तृत जानकारियां देने के लिए ऑनलाइन मीडिया तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। नेचर इंडिया एक ऐसा ही मंच है जहां विज्ञान के विविध विषयों की जानकारियां दी जाती हैं। इसका आरंभ प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर रिसर्च ने किया है। इस ऑनलाइन मंच में विज्ञान से जुड़े विषयों की विस्तृत नवीनतम जानकारियां, टिप्पणियां तथा मल्टीमीडिया फाइल शामिल की जाती हैं। हमारे विशेष भाग में हमने नेचर इंडिया की संपादक शुभ्रा प्रियदर्शनी से विस्तृत बातचीत की। बातचीत के विषय थे कि आधुनिक समय में विज्ञान से संबंधित खबरें किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं तथा समाज के हर तबके में विज्ञान का प्रसार क्यों आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए नेचर इंडिया द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा छात्रवृत्तियों के बारे में भी जानकारी दी। Shubhra, first of all, tell us what exactly is the kind of work that Nature India focuses on? Whatever happens in the labs across this country, we capture those sentiments, capture those stories, take it on Nature India. We publish research highlights, news, commentaries, opinions and blogs. Of course, videos as well as podcasts as well about science in India. How did Nature began its journey in India? We began 11 years back. How it began is we were looking at India as one of the upcoming most wonderful science faring nations in the recent past. China is very close, so Nature started something called Nature China. And so we made a case for why not Nature India? If there is Nature China, there should be something called Nature India. And so we sort of brought this upon ourselves to launch Nature India exactly around 11 years back. And since then we've been chronicling what I call the contemporary history of science in this country every year. Can you please elaborate on some of the programs and features that Nature India offers to the people interested in science and technology? Basically, this comes under the outreach of Nature India's work. Right. We train scientists on how to communicate their science better. We also offer a media fellowship in collaboration with Wellcome Trust DBT India, which will pick up 5 science journalists actually from across this country in media houses, and will train them for 6 months, mentor them to write these science stories better. Apart from that, we do have Education India, a program for school kids, where we are awarding school kids from across this country on innovation, science and wonderful ideas that they might have. One of the fun things that we do in trying to communicate science better is this annual photo contest, which has really gained a lot of traction among scientists across this country. What we do is we create a theme every year. So one year it would be, say, nature, the other year it would be patterns, this year it was vector-borne diseases, and we get entries from across the world. Okay. And we try to pick up the best entries and create an exhibition of those pictures, and we take those exhibition, like this year we will be taking that exhibition across this country to about 4 or 5 venues, and try and explain the science behind those pictures to the common man. What, according to you, are the biggest challenges in communicating science in India? The fact that scientists are reticent people, not generally wanting to get out of their labs and go out and do these communications themselves. As I said, we try and train them better in doing that, in how they can come down from the scientific language, jargon filled, most often which sounds like Latin and Greek to most of us. Right. How to convert that scientific language into popular language and communicate it. The biggest challenge is for those scientists to come out and talk to us.
So there are lots of things that happen inside these labs which are really interesting, which could make an impact on how our societies are, science as it is. But the fact that scientists do not want to come out and talk about them is the biggest challenge. So we have to work around those challenges. आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण तथा समुद्री जीवों की तस्करी जैसे कारणों से समुद्री पारिस्थितिकी लगातार खतरों का सामना कर रही है। समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हरियाणा के अशोक विश्वविद्यालय में समुद्री जीव विज्ञानी डॉक्टर दिव्या कर्नाड ने इन सीजन फिश योजना आरंभ की है, जो रसोइयों तथा उपभोक्ताओं को विविध खाद्य प्रजातियों तथा ऐसे सी फूड के बारे में जानकारियां देती है जो विलुप्त प्राय नहीं है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हाल में डॉक्टर दिव्या कर्नाड को फ्यूचर फॉर नेचर फाउंडेशन नीदरलैंड ने फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया है। पेश है समुद्री पारिस्थितिकी पर उनके नवीनतम शोध, शार्क संरक्षण तथा अन्य विषयों पर ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। भारत तीन ओर से विशाल समुद्रों से घिरा हुआ है। देश की इस भौगोलिक विशेषता के कारण तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ना एक प्रमुख व्यवसाय है। यही कारण है कि भारत दुनिया के सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। लेकिन इसी कारणवश समुद्री जीवों की संख्या में भी तेजी से कमी आ रही है। मछली पकड़ने के जाल में मछली के अलावा अन्य जीव भी फंस जाते हैं। इन समुद्री जीवों में डॉल्फिन, समुद्री कछुए तथा समुद्री पक्षी भी शामिल है। जाल में फंसे कछुए, डॉल्फिन और छोटी मछलियां जाल से खिंची चली आती हैं। बाद में उन्हें बेकार मानकर वापस समुद्र में फेंक दिया जाता है। मछली पकड़ने का व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहे, इसके लिए मछली पकड़ने की दीर्घकालीन प्रबंधन तकनीक आवश्यक है, ताकि संख्या कम होने के बजाय समुद्री प्रजातियों की निरंतरता बनी रहे। मछली पकड़ने की दीर्घकालीन तकनीक में मछलियों की खपत और उनकी संख्या के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इस क्षेत्र में अशोक विश्वविद्यालय हरियाणा की समुद्री जीव विज्ञानी डॉक्टर दिव्या कर्नाड ने एक अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने इन सीजन फिश नामक एक अनोखी योजना आरंभ की है। ये योजना समुद्री जीवों के संरक्षण तथा विशेषकर मछुआरों के बीच संरक्षण से जुड़ी जागरूकता के प्रसार की एक पहल है। इस प्रशंसनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिव्या कर्नाड को नीदरलैंड की फ्यूचर फॉर नेचर फाउंडेशन ने फ्यूचर ऑफ नेचर अवार्ड 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर दिव्या कर्नाड ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। So as part of this, I have started an initiative called In Season Fish, which the idea is to tell seafood consumers what they can do to make fisheries more sustainable by choosing what fish they are buying during which season and avoiding eating fish during the breeding season. So we provide information to seafood consumers about which fish is more sustainable to eat and how to avoid species that are not so sustainable, for example sharks. इन सीजन फिश लंबे समय तक सी फूड प्राप्त करने की एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत मछुआरों, रसोइयों तथा उपभोक्ताओं को अलग अलग मौसम में खाई जाने वाली मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताया जाता है। इस तकनीक में मछलियों की विविधता बनाए रखने के लिए उनके प्रजनन काल में मछली मारने से परहेज किया जाता है, ताकि समुद्री पारिस्थितिकी बरकरार रहे। इन सीजन फिश कैलेंडर देश भर के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजाति की मछलियों के प्रजनन काल की जानकारी देता है। इसके अलावा इन सीजन फिश मछुआरों को सही तरीके से मछली पकड़ने का प्रशिक्षण भी देता है। समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए दिव्या भारतीय शार्क की जनसंख्या के संरक्षण की दिशा में भी कार्य कर रही है। इसके लिए भारतीय सीमा से लगे तटों में उन पर खतरे की संभावना के अलावा उन जगहों की भी जानकारी प्राप्त की जा रही है जहां दुर्घटनावश शार्क मछली पकड़ने के जाल में फंस जाती है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। अंतरिक्ष वैज्ञानियों ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर खींचने में सफलता पाई है, जो सुदूर आकाशगंगा में स्थित है।
ये कन्या मंदाकिनी समूह की एक मंदाकिनी M87 में स्थित है। ये ब्लैक होल पृथ्वी से 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है और इसका द्रव्यमान सूर्य से 650 करोड़ गुना अधिक है। ये तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से खींची गई है, जो एक दूसरे से जुड़े 8 टेलीस्कोप का एक नेटवर्क है। तस्वीर में काफी चमकदार रिंग ऑफ फायर दिखती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक छिद्र में जाने वाली गैसों के अत्यधिक गर्म होने के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। इस रोशनी की चमक विभिन्न आकाशगंगाओं को जोड़कर अरबों तारों से प्राप्त होने वाले प्रकाश से भी अधिक है। इस कारण धरती से काफी दूर होने पर भी इसे देखना संभव हो पाया है। इस खोज के बारे में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स पत्रिका में विस्तार से प्रकाशित किया गया है। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने आरंभिक वर्षों में सूर्य के व्यवहार का अध्ययन किया है। 1962 में कजाकिस्तान में पाए गए एफ्रीमवोका उल्कापिंड के अध्ययन से सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। इस अध्ययन के मुताबिक सौर मंडल में सबसे पहले ठोस पदार्थ के रूप में कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम विकसित हुए। ये शोध नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन से आरंभिक काल में सौर मंडल की गतिविधियों तथा घटनाओं को समझने में मदद मिलेगी। एक नए अध्ययन से पता चला है कि भारत जल्द सबसे ज्यादा ऑपरेशन से बच्चा जनने वाला देश बन जाएगा। राष्ट्रीय परिवार तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक भारत में ऑपरेशन के जरिए बच्चा जनने की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2015 से दिसंबर 2016 के बीच ऑपरेशन से बच्चा जनने की दर में 17.2% की वृद्धि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सिजेरियन डिलीवरी की अनुशंसित दर 10 से 15% होनी चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी में माताओं की मृत्यु के खतरे को देखते हुए अनुशंसा की गई है। ऐसे अधिकतर मामले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर में देखे गए हैं। विस्तृत अध्ययन जामा नेटवर्क ओपन में प्रकाशित हुआ है। पुरातत्ववेताओं ने एर्नाकुलम के एलिथोडु जंगलों में कूदने वाले मकड़ियों का एक समूह तलाशा है। ये मकड़े हैब्रोसिस्टम प्रजाति के हैं। कोच्चि स्थित सेक्रेड हार्ट कॉलेज के शोधकर्ताओं ने यहाँ विभिन्न रंगों की मकड़ियों की खोज की है। इस टीम ने नर तथा मादा मकड़ों की बाहरी विशेषताओं का अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला है कि ये प्रजाति यूरेशिया तथा अफ्रीका में भी पाई जाती है। ये शोध नेचुरल हिस्ट्री पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस शोध को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने वित्तीय मदद दी है। वैज्ञानिक आनुवांशिक रूप से संपादित पहला एनोलिस गिरगिट पैदा करने में सफल रहे हैं। ये खोज यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के शोधकर्ताओं ने की है। ये रेंगने वाला पहला जीव है जिसे वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक रूप से संपादित कर उत्पन्न किया है। वैज्ञानिकों को गिरगिट की प्रजनन प्रक्रिया समझने में 2 वर्ष लगे। इस अध्ययन से गिरगिट की उत्पत्ति की आनुवांशिकी को समझने में मदद मिलेगी। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं पोलिश अमेरिकी गणितज्ञ स्टेनिस्लॉ उलम को, जिनका जन्म 13 अप्रैल 1909 को पोलैंड के लेमबर्ग में हुआ था। उलम को सेट थ्योरी, गणितीय तर्क, रियल वेरिएबल्स का क्रियाकलाप, टोपोलॉजी तथा मोंटे कार्लो थ्योरी जैसी कई विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त थी। उन्होंने लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको, अमेरिका में हाइड्रोजन बम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लॉस एलमोस में उलम का कार्य उनकी मोंटे कार्लो तकनीक विकसित करने के बाद आरंभ हुआ। इस तकनीक में कई आकस्मिक नमूनों के द्वारा किसी समस्या का लगभग सटीक समाधान पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के माध्यम से ये विधि पूरे विज्ञान जगत में उपयोग की जा रही है। उलम ने कंप्यूटर के लचीलेपन और उपयोगिता का भी विस्तार किया। 1963 में एक वैज्ञानिक सम्मेलन से ऊबकर उन्होंने चक्रीय पैटर्न में सकारात्मक पूर्णांकों को अभाज्य संख्याओं से विभाजित करने की विधि खोज निकाली। बाद में इस चक्रीय पैटर्न को उलम स्पाइरल का नाम दिया गया। उन्होंने गणित के विभिन्न पहलुओं पर कई शोध तथा पुस्तकें लिखी, जिनमें 1960 में प्रकाशित अ कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स तथा 1976 में प्रकाशित एडवेंचर्स ऑफ अ मैथमेटिशियन शामिल है। तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमारे ईमेल पते
news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।